अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और अभी तक हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म कर चुके हैं। साथ ही साथ हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है और सारी वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको ई-कैट या एम-डी-कैट की तैयारी और बेहतर करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही एक और लिंक मौजूद है जो कि आपको मकसद ऐप की तरफ ले जाएगा। वहाँ आप ई-कैट या एम-डी-कैट का कोर्स बाय कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 6000 से 8000 तक एमसीक्यूज मिल जाएंगे और वो भी सोल्यूशन वीडियोस के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये मान लेना चाहिए कि केमिस्ट्री की दो बेसिक ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी फर्दर और ब्रांचेस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दो ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको वाइटल फोर्स थ्योरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी पेश करने वाले शख्स का नाम था जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी में ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो स्टार्ट लिविंग थिंग्स से हुए हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि लिविंग थिंग्स आज के ज़माने की हैं या मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, करोड़ों साल पुराने भी कोई लिविंग थिंग्स होंगे और उधर से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होगा, उधर से कोई कंपाउंड हासिल होगा तो हम उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहेंगे। इस वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक ऐसी फोर्स चाहिए, एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड है जो कि सिर्फ लिविंग बॉडीज के अंदर ही होती है, या आम अल्फाज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग्स से ही हासिल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी derived from living organisms only। अब ये वो डिफरेंस था जो आज से 200 साल पहले तक वैलिड था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है नेचुरली अकरिंग ओर्स, मिनरल्स या मेटल्स की केमिस्ट्री जिसको हम लोग प्योर करते हैं, रिफाइन करते हैं और फिर अपने यूज में लेकर आते हैं। ये वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि लिविंग थिंग से हासिल नहीं होते। इनका ओरिजिन है नॉन लिविंग थिंग्स। आइए आगे बढ़ते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी ने यहाँ तक एक बात तो ठीक कही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ओरिजिन होता है वो लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन जो दूसरी बात है कि इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किया जा सकता है, इसको गलत साबित किया एक साइंटिस्ट ने। उनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर ने ऐसी क्या खास बात की ये जानते हैं। फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया अमोनियम साइनाइड से। prepared यूरिया synthetically from ammonium cyanide। अमोनियम साइनाइड से उन्होंने यूरिया को प्रिपेयर किया। यहाँ पर ऐसा नहीं आप समझ लीजिएगा कि इक्वेशन के हिसाब से कि यूरिया रिएक्टेंट है और अमोनियम साइनाइड प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। अमोनियम साइनाइड रिएक्टेंट है और यूरिया बनाया गया है। अब यूरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूरिया मौजूद होता है यूरिन के अंदर और यूरिन तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसको लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, ये फ्रेडरिक वोहलर ने करके दिखाया। इसी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी का जवाल शुरू हो गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का फॉल कहा जाता है इस थ्योरी को, फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का फॉल आया जब फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया। तो मैं ये कह सकता हूँ यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड
यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज मेड इन लेबोरेटरी। आगे बढ़ते हैं। जब ये थ्योरी गलत साबित हो गई तो ज़रूरत पड़ी एक और डेफिनेशन की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन क्या की जाए। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक डेफिनेशन सामने आई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये आई कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में? एक्सेप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड्स की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, कार्बोनेट्स की और कार्बाइड्स की। साथ ही साथ इसकी एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री होगी हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट में तो ज़रूर शामिल हो सकते हैं, वो एक हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी फॉर्म कर सकते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे कंपाउंड भी शामिल हो सकते हैं। तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री कह लेना भी काफ़ी नहीं है और सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री कह लेना भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन है। लेकिन बहरहाल यही एक डेफिनेशन है जो आज के दिन वैलिड है। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ अदर देन हाइड्रोकार्बन्स या केमिस्ट्री ऑफ नेचुरली अकरिंग मिनरल्स, मेटल्स या ओर्स वगैरह, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इसको वापसी नहीं लिख रहा, ये ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है तो हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर करने की कोशिश करें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नेचुरली अकरिंग उसकी सोर्सेज क्या क्या हैं जहाँ से हमें नेचुरली वो चीज़ मिल जाती है। तो नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कोल, दूसरी चीज़ है पेट्रोलियम, तीसरी चीज़ है एनिमल्स, प्लांट्स, और यहाँ पर एक चीज़ रह गई है वो है नेचुरल गैस। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, उस पर थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि कोल की अगर फर्दर डिस्टिलेशन की जाए, कोल की थर्मल डिस्टिलेशन की जाए अगर, तो कोल की थर्मल डिस्टिलेशन के बाद हमें मिलती है कोल गैस, और कोल गैस के बाद हमें मिलता है कोल तार। कोल तार लिक्विड फॉर्म में होता है और कोल तार के बाद हमें मिलता है कोक। इसमें कोल तार बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल तार इज द मेन सोर्स, ये इसको हम ये बोल सकते हैं रिच सोर्स ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर। कैसे पूछा जा सकता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये पूछा जाता है कि बेंजीन या टॉलिन या नेफ्थलीन वगैरह या इस तरह की जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये कोल तार के कौन से फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। जब हम कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ये जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लाइट इन वेट हैं, ये लाइट ऑयल के अंदर पाए जाएंगे। यानी अगर हम कोल तार की फर्दर डिस्टिलेशन करें तो हमारे पास 4 कैटेगरीज आ सकती हैं, या 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है लाइट ऑयल, दूसरी कैटेगरी है मिडिल ऑयल और तीसरी कैटेगरी है हैवी ऑयल। तो कोल तार की अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो लाइट ऑयल में हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे। वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बेंजीन, टॉलिन। बेंजीन अलग से नहीं पाया जाता, नॉर्मली टॉलिन वगैरह या दूसरे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसमें से बेंजीन को अलग कर लिया जाता है। तो बेंजीन, टॉलिन, फिनॉल, नेफ्थास, पायरिडीन एक्सेट्रा। आइए बढ़ते हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक डेफिनेशंस में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उसके पीछे मेन वजह क्या है? तो वो चीज़ है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी एबिलिटी है कि कार्बन के एलिमेंट्स अपने ही एटम्स के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। कैटिनेशन इट इज़ द एबिलिटी of an element
to bond itself with its own atoms, forming a long chain, is called catenation. यानी कि आम अल्फाज में अगर बात की जाए तो कार्बन 4 जगहों से बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन अपने ही कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दें तो ये एक कैटेनेटेड चेन कहलाएगी। यानी कि यहाँ पर हमने कार्बन की 4 वैलेंसीज को शो किया है। अब ये कार्बन एटम से भी कंपाउंड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और इसी तरह से दूसरे एलिमेंट्स के साथ, नाइट्रोजन वगैरह के साथ में ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कार्बन की अपने ही एटम्स के साथ में जो चेन है वो कैटेनेटेड चेन कहलाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कैटिनेशन के बाद बात करें कि कितने कार्बन एटम्स की जो चेन होगी वो गैसियस फॉर्म में होगी और कितने कार्बन एटम्स की चेन लिक्विड स्टेट में होगी, तो ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक कितने कौन सी स्टेट होती है, तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक होती है गैसियस स्टेट। यानी कि जो कार्बन 1 की चेन है, C1 की जो चेन है, C1 की चेन कहलाती है मीथेन गैस, और मीथेन गैस को कहा जाता है ड्राई गैस। इसी तरह C2 कहलाता है इथेन गैस, और ये भी वेट गैस होती है। जबकि अगर हम बात करें C3 और C4 की, तो ये मिक्सचर होता है LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। अगर मैं C5 से लेके C16 तक बात करता हूँ तो ये होंगे वोलेटाइल लिक्विड्स। और अगर मैं C16 से C18 तक की बात करूँगा तो ये हो जाएंगे नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। C18 से हायर पर हो जाएंगे हमारे पास सॉफ्ट सॉलिड्स। C18 से हायर पर हमारे पास हो जाएंगे सॉफ्ट सॉलिड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। कैटिनेशन के बाद अब बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की और फिर क्रैकिंग की। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो कहानी स्टार्ट होगी वो कहानी स्टार्ट हो जाएगी क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम भी कहा जाता है। तो क्रूड ऑयल में 500 प्लस कंपाउंड्स अलग किए जाते हैं। उन कंपाउंड्स में नेफ्थास भी शामिल होते हैं और इन्हीं कंपाउंड्स में कैरोसिन, गैसोलीन जिसको पेट्रोल कहा जाता है वो भी शामिल होगा। साथ साथ इसके अंदर जेट फ्यूल और इसी तरह से ईथर्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल और इसी तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स जैसे कि डीजल वगैरह या इसी तरह से फर्नेस ऑयल वगैरह, फ्यूल ऑयल वगैरह, ये सब इसके अंदर से अलग किए जाते हैं। तो क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कहा जाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इसकी पूरी रिफाइनिंग का प्रोसेस तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू होती है। लेकिन इसमें से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ है गैसोलीन। अगर गैसोलीन की बात की जाए, गैसोलीन को पेट्रोल कहा जाता है। गैसोलीन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब स्ट्रेट यूज़ के होते हैं। स्ट्रेट यूज़ का मतलब यह है कि जैसे ही वो कंपाउंड्स निकलते हैं रिफाइनरी से रिफाइन होके बिल्कुल एज इट इज़ उनको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन गैसोलीन को एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जा सकता, गैसोलीन की रिफॉर्मिंग की जाती है। क्या वजह है कि गैसोलीन की रिफॉर्मिंग की जाती है? तो हम गैसोलीन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम गैसोलीन की बात करें तो गैसोलीन जब ऐसे ही निकलता है तो उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है। यानी कि पहली मरतबा जब उसकी रिफाइनिंग होती है तो उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है। अगर हम 1970s तक की बात करें तो 1970s तक ये गैसोलीन एज ए ही यूज़ किया जाता था। इसका ऑक्टेन नंबर तकरीबन 17 के आसपास था। अब जब गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कम था तो उसकी वजह से इंजन के अंदर नॉकिंग होती थी। नॉकिंग क्या चीज़ है? मतलब मान लीजिए कि पुराने ज़माने की गाड़ियों के अंदर जब पेट्रोल डाला जाता था तो कुछ टाइम के बाद इंजन में से आवाज़ आना शुरू कर देती, क्योंकि इंजन लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से ख़राब होता था। इस मेटालिक साउंड को हम लोग कहते हैं नॉकिंग। ये एक अनडिजायरेबल मेटालिक साउंड है, इसको कहा जाता है नॉकिंग, जो कि प्रोड्यूस्ड इन इंजन बिकॉज ऑफ लो ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। तो इस नॉकिंग को कम करने के लिए क्या किया जाता था कि इस नॉकिंग को कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड एक कंपाउंड ऐड किया जाता था,
नॉकिंग को कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड ऐड किया जाता था। टेट्रा इथाइल लेड का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लेड लगा दीजिए और उसकी चारों तरफ C2H5 4 इथाइल ग्रुप लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा टेट्रा इथाइल लेड। अब टेट्रा इथाइल लेड ऑक्टेन नंबर को थोड़ा सा बढ़ा देता था, लेकिन नॉकिंग को खत्म कर देता था, लेकिन ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं था और फिर बाद में इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी होता। इसकी वजह को जानते हैं। टेट्रा इथाइल लेड से आप ऐसे मान लीजिए किसी एक शख्स को, आप MD कैट की स्टूडेंट हैं, तो कल को आप डॉक्टर बनने वाले हैं और आपके पास एक शख्स आया, एक पेशेंट आया जिसको किडनी में दर्द हो रहा है और आपने उसकी किडनी का दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर देना शुरू कर दी। तो दर्द तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम तो बाकी रहेगी। तो किडनी का दर्द खत्म हो रहा है, लेकिन किडनी अपनी जगह खराब हो रही है। तो इसी तरह से नॉकिंग के अंदर टेट्रा इथाइल लेड ऐड किया जाता था, पेट्रोल के अंदर टेट्रा इथाइल लेड ऐड किया जाता था नॉकिंग को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन इंजन तो अपनी जगह खराब है, तो इंजन अपनी जगह खराब हो जा रहा है क्योंकि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम है। साथ ही साथ एक नुकसान ये होता था कि लेड के वेपर्स बाहर निकलते थे तो पोल्यूशन क्रिएट करते थे। और 1970s में इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए कि इन पेट्रोल कंपनीज को बैन किया जाए क्योंकि हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। तो अब इन पेट्रोल कंपनीज को फिक्र लाक हुई कि अब पेट्रोल के अंदर लेड अगर ऐड किया गया तो प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर लेड ऐड ना किया गया तो पेट्रोल की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो उसको एक प्रोसेस से चेंज किया गया। वो प्रोसेस क्या था? वो प्रोसेस था रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। अब रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन के अंदर जो गैसोलीन पहले स्ट्रेट चेन में निकलता था उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना शुरू हो गया। यानी कि अगर मैं ऑक्टेन की बात करूं, पहले ये होता था स्ट्रेट चेन के अंदर, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और इसके अंदर आप हाइड्रोजन्स को ऐड कर सकते हैं। ये स्ट्रेट चेन के अंदर थे, इसको ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस था वो कहलाता है गैसोलीन, रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। और इसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने के बाद बनाया गया 2,2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। वैलेंसीज फिलअप नहीं है, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। और फिर इसी तरह से इसको ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करते करते हेक्सेन हेप्टेन्स के मिक्सचर को पेट्रोल कहा जाने लगा और इस तरह से गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर बढ़ाना शुरू हो गया। गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर आज मार्केट के अंदर जो बिकता है वो 92 to 94 के आसपास होता है। अब बात करते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन से आगे बढ़कर क्रैकिंग की। क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग का मतलब यह है कि हैवी हाइड्रोकार्बन्स भी कौन से, सिर्फ अल्केन्स की बात करूं मैं यहाँ पे, अगर अल्केन्स नहीं होंगे तो प्रोसेस को कहा जाएगा पायरोलिसिस। क्रैकिंग पायरोलिसिस एक ही चीज है क्योंकि दोनों बातें एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर होंगी, यानी दोनों के अंदर हम हैवी हाइड्रोकार्बन्स को लाइटर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ब्रेक करेंगे। बस पायरोलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, अदर देन अल्केन्स की बात करते हैं, और अगर सिर्फ अल्केन्स की बात करें तो प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। अब हैवी हाइड्रोकार्बन्स को लाइटर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। लेकिन क्रैकिंग होता है एब्सेंस ऑफ एयर में, हवा की गैर मौजूदगी में, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है? 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है या इससे ऊपर हो सकता है। अब ऐसा करते क्यों है? इसकी वजह यह है कि जो हैवी हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके अंदर कार्बन एटम्स की चेन बहुत बड़ी होती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे ये बन जाता है नॉन वोलेटाइल कंपाउंड बन जाता है, या अगर लिक्विड है तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड। जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है उसके वेपर्स नहीं बन पाते, और उसके वेपर्स नहीं बन पाते तो उसको फ्यूल के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से उसकी प्राइस कम हो जाती है। नॉन वोलेटाइल कंपाउंड जितने ज्यादा होंगे प्राइस उतनी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से हैवी हाइड्रोकार्बन्स जितने ज्यादा मिलेंगे कंपनी को उतना नुकसान होगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है कि हैवी हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करती है लाइटर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ताकि लाइटर हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास आएंगे तो इनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी और इसी तरह से इनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी और कंपनी को मुनाफा भी होगा। क्रैकिंग का प्रोसेस तो अब समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, और नेक्स्ट है हमारे पास क्रैकिंग के बाद है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, साथ साथ में हम नॉकिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं और रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन को भी डिस्कस कर चुके हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को भी डिस्कस किया जा चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है होमोलॉगियस सीरीज। होमोलॉगियस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप को समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलॉगियस सीरीज की। होमोलॉगियस सीरीज क्या होती है?
एक जैसे यूनिट्स की जो सीरीज होगी हम उसको कहेंगे होमोलॉगियस सीरीज। सेम यूनिट्स वाली सीरीज को कहा जाएगा होमोलॉगियस सीरीज। अब सेम यूनिट्स वाली सीरीज का मतलब क्या है कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ साथ में स्ट्रक्चरल फीचर्स भी एक जैसे होंगे, सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स, स्ट्रक्चरल फीचर्स यहाँ पर एक जैसे होंगे। क्या डिफरेंट होगा यहाँ पर? डिफरेंट होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट होंगी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, या आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। जब तक फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक मासेस के ऊपर या मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर। तो क्योंकि सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस अलग अलग होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा कि सक्सीडिंग मेंबर और प्रीसीडिंग मेंबर, यानी कि जो आगे आने वाला कंपाउंड है और नए आने वाले पिछले वाले कंपाउंड में जो डिफरेंस होगा वो होगा CH2 ग्रुप का। CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा बिटवीन प्रीसीडिंग एंड सक्सेसिव मेंबर्स। अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा तो मोलर मास में कितना डिफरेंस आएगा वो भी समझ लीजिए। मोलर मास में डिफरेंस आएगा 14 का, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 2। 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो 12 + 2 4 हो जाएगा। तो 14 का मोलर मास, 14 मोलर मास का डिफरेंस होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर होमोलॉगियस सीरीज की बात की जाए तो होमोलॉगियस सीरीज की चंद एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले अल्केन्स, फिर उसके बाद अल्कीन्स, अल्कीन्स के बाद अल्काइंस, अल्कोहल्स, ईथर्स वगैरह। अल्कोहल्स तक काफी है। अगर हम अल्केन्स तक की बात करते हैं तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। साथ में OH ग्रुप अटैच्ड होगा। अल्केन्स के अंदर पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे। जैसे कि अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हाइड्रोजन हो गया 1 × 2 2 और 2 + 2 4, यानी हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा। तो यहाँ पर पहला जो कंपाउंड होगा उसके अंदर हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं, जैसे C2 की बात करूं, ये इथेन है ये इथेन है, तो इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। कैसे? क्या हाइड्रोजन कार्बन हो गया 2, कार्बन 2 का डबल कर लें तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और 4 + 2 हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H6। इसी तरह से अगर मैं C4 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा C4H8, 8 + 2, यहाँ पर हो जाएगा C4H10। ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। अगर अल्कीन्स की बात करें तो जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल होंगे। जैसे कि अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन होंगे 4, अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन होंगे 6 और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अल्काइंस की बात करें तो हाइड्रोजन डबल से 2 कम होंगे। जैसे कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 × 2 = 4 और 4 - 2 2, C2H2। अगर मैं 3 कार्बन की बात करूंगा तो 3 कार्बन के डबल हो जाएंगे 6। 6 में से 2 को माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा C3H4। ये सब अलग अलग कंपाउंड्स को आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अल्कोहल्स के अंदर भी सेम इसी तरह से, जैसे CH3OH, फिर उसके बाद C2H5OH और इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी, वो नोटिस ये करने वाली चीज ये है कि CH4 से लेके कार्बन 1 बढ़ गया और हाइड्रोजन 4 से 6 हो गया, तो ये CH2 ग्रुप का डिफरेंस आया। इसी तरह से कार्बन 2 से अगर मैं C3 तक जाता तो कार्बन 2 से हो जाते 3 और हाइड्रोजन हो जाते 8, तो यहाँ पे कार्बन 2 से हो जाएंगे 3, तो एक कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन 6 से 8 पर जाते हुए CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ गया। तो होमोलॉगियस सीरीज में हर मेंबर के अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस चलता रहेगा। यहाँ पे हमारे होमोलॉगियस सीरीज की डेफिनेशन खत्म होती है। आइए बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है? फंक्शनल ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम्स या सिर्फ एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स या आइंस या मॉलिक्यूल्स which are responsible
which are responsible for the characteristics reaction of a family या of a homologous family is called functional group. तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ये है कि कोई भी एटम या ग्रुप का ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो कि एक खास किस्म के रिएक्शंस के पीछे जिम्मेदार होता है किसी होमोलॉगस सीरीज के अंदर, वो ग्रुप ऑफ एटम्स या ये सब चीजें कहलाती हैं फंक्शनल ग्रुप। नहीं समझ में आया? अगर मैं बात करूं अल्केन्स की, तो अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, अल्केन्स के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अगर मैं अल्कीन्स की बात करूंगा तो अल्कीन्स के अंदर होते हैं डबल बॉन्ड्स, और इसी तरह से अल्काइंस के अंदर होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स। अब अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से यहाँ पर एडिशन पॉसिबल है। यहाँ पर भी एडिशन होगी और यहाँ पर भी एडिशन पॉसिबल होगी। इनके एडिशन रिएक्शन हम जरूर पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल्स की बात करेंगे तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप। अब पूरी फैमिली के अंदर अल्कोहल्स की फैमिली में जितने भी कंपाउंड्स होंगे सबके केमिकल रिएक्शंस एक जैसे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होंगे, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप OH है और OH ग्रुप ऑफ एटम्स है। अब फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं और एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि कौन सी फैमिली का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर आप इस टेबल के ऊपर फोकस करेंगे तो इस टेबल के अंदर हमने सारी फैमिलीज के फंक्शनल ग्रुप और सफिक्सेस को डिस्कस करना है, सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले अल्केन्स की बात करते हैं। तो अल्केन्स का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, अल्केन्स डिवाइड होते हैं फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। डिवाइड का मतलब होता है कि खाली होते हैं फंक्शनल ग्रुप से। अल्केन्स के अंदर वैसे सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड्स को फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जाता। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर अल्केन्स के सफिक्स की बात करेंगे तो अल्केन्स का सफिक्स होता है एन, अल्कीन्स का सफिक्स होता है इन, और अल्काइंस का सफिक्स होता है आइन। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है वो चीज या वो वर्ड जो के नाम के आखिर में आता है। जैसे अल्केन्स के नाम के आखिर में एन आ रहा है, और प्रीफिक्स वो होता है जो नाम के शुरू में आता है। अब अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हेलोजन ग्रुप यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका सफिक्स कोई नहीं होता, ये अल्केन्स की तरह से ही बिहेव किए जाते हैं, यानी कि इनके नाम के आखिर में एन ही लगता है, जैसे कि क्लोरोमीथेन और इस तरह से आयोडो इथेन वगैरह वगैरह। अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है OH और इनके नाम के आखिर में OL लगेगा। इसी तरह से फिनॉल्स की बात करेंगे तो फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप भी OH ही होता है, लेकिन फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड है और बाकी सब कंपाउंड्स यहाँ पर एलिफेटिक हैं। तो फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके नाम के आखिर में फिनॉल ही लिखा जाता है, जैसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं ईथर की। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन और इसके नाम के अंदर ऑक्सी आता है, लेकिन ये सफिक्स नहीं है, नाम के बीच में आता है, जैसे मिथॉक्सी, इथेन वगैरह। अगर मैं बात करूं अल्डिहाइड्स की तो अल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और इसके नाम के आखिर में Al आता है। Al अल्डिहाइड के नाम के शुरू से उठाया गया, फैमिली के नाम के शुरू से उठाया गया है, लेकिन इसको सफिक्स के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि इथानल, ब्यूटानल, प्रोपानल, पेंटानल, हेक्सानल वगैरह। अगर बात करें कीटोन की तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO और दोनों साइड पर दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे और कीटोन का जो सफिक्स है वो है ओन, नाम के आखिर में लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH और एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स की बात की जाएगी तो यह है ओइक एसिड, जैसे कि प्रोपानोइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड वगैरह। अगर ईस्टर्स की बात करेंगे तो ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOR। ये जो COO लिखा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप है, बाकी दोनों साइड पर दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर अमाइंस की बात करेंगे तो अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 और इसके नाम के आखिर में, वैसे ईस्टर के नाम के आखिर में O8 आता है, ये बताना रह गया था, और अमाइन के नाम के आखिर में एन ही आता है, इसका सफिक्स है एन, लेकिन इस तरह से आएगा जैसे अमाइनो इथेन, अमाइनो प्रोपेन, अमाइनो ब्यूटेन वगैरह। और इसी तरह से अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH2, लेकिन नाइट्रोजन के साथ CO ग्रुप अटैच्ड होगा, जैसे कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और फिर NH2 ग्रुप, साथ में एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ये कहलाता है अमाइड। इसके नाम के आखिर में अल्काइल अमाइड करके लिखा जाएगा, जैसे कि प्रोपाइल अमाइड वगैरह वगैरह, इसके नाम के आखिर में अमाइड ये सफिक्स आता है। आइए आगे बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप से आगे दो चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, पहली चीज़ है आइसोमेरिज्म
और दूसरी चीज है पॉलीमराइजेशन। आइसोमेरिज्म क्या चीज है? आइसोमेरिज्म का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इसी तरह से इस फिनोमेना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास आइसोमेरिज्म की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरी टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और इसी तरह से तीसरी टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और इसी तरह से आखिरी टाइप है मेटामेरिज्म। अब इन टाइप्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो जानते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म की बात कर लें। चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बल्कि चेन आइसोमेरिज्म में क्या, जितनी भी आइसोमेरिज्म के कंपाउंड्स हैं उन सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इधर चेंज क्या होगा, इधर हो जाएगा डिफरेंट स्केलेटन। स्केलेटन कैसे चेंज होता है? या तो स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में कोई डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं पेंटेन की बात कर लेता हूँ तो पेंटेन नॉर्मल पेंटेन भी होता है, एन पेंटेन जो कि स्ट्रेट चेन के अंदर होता है, और एक होता है आइसोपेंटेन, और इसी तरह से एक होता है न्यू पेंटेन। तो अगर आप इन वर्ड्स के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे कि यहाँ पर चेन आइसोमर्स की बात की जा रही है। पेंटेन में एन आइसो या इसी तरह से न्यू का वर्ड हो सकता है, या इनके आईयूपीएसी नेमिंग में डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो इसको पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन का डिफरेंस आपको दिखेगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये चेन पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस नजर आ रहा है, या तो 1 पे है या सेकंड पर है, इसी तरह थर्ड पे या फोर्थ पे हो सकता है वगैरह। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल्स की बात करेंगे तो अल्कोहल्स के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि 1 प्रोपानॉल या 2 प्रोपानॉल वगैरह। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर प्रोपानॉल के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट है, और पोजीशन को पहचानना सबसे आसान है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानना थोड़ा ट्रिकी होता है। जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO ग्रुप अल्डिहाइडिक ग्रुप, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड विद O। ये कीटोनिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद होगा और CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप इसके अंदर शामिल होगा। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स और ईथर्स में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। दे आर बिट ट्रिकी टू डिटरमिन। आगे बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म के अंदर डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स होंगे। मेटामेरिज्म में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, बट डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स। जैसे कि हमारे पास लिखा हो सकता है डाई इथाइल ईथर, और इसी तरह से लिखा हो सकता है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो ईथर और ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इनके अल्काइल रेडिकल्स चेंज हो रहे हैं, तो इसको पहचानना भी बहुत आसान है। जैसे कि डाई इथाइल, ये 2 अलग अलग अल्काइल रेडिकल्स हैं। इसी तरह मिथाइल और प्रोपाइल, यहाँ पर 2 अलग रेडिकल्स हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। दोनों का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O, बस ये फैमिलीज में अल्काइल रेडिकल्स का डिफरेंस है। इसी तरह से कोई और फैमिली में लिखा हो सकता है, जैसे डाई इथॉक्सी या इथॉक्सी इथेन लिखा हो सकता है। सिमिलरली मिथॉक्सी प्रोपेन लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि आपको अल्काइल रेडिकल का डिफरेंस दिख जाएगा। तो हमने आइसोमर्स की बात कर ली है। अब हमारी नेक्स्ट चीज है जो कि डिस्कस करनी है हमने, वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन तो बहुत आसान है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। ये स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन होके एक पॉलीमर फॉर्म कर लेते हैं,
पॉलीमर साइज में बड़ा होता है, साइज इसका हैवी होता है, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होता है। अगर हम स्मॉल मोनोमर्स की एग्जांपल ले लें तो मोनोमर का मतलब होता है 1 यूनिट। छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर इथीन की बात की जाए तो इथीन आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीथिन के अंदर। और अगर हम बात करें विनाइल क्लोराइड की तो विनाइल क्लोराइड आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा पीवीसी के अंदर, पीवीसी के अंदर। सिमिलरली अगर हम विनाइल एसीटेट की बात करेंगे तो विनाइल एसीटेट आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट के अंदर। लेकिन अगर हम इसी तरह से बात करें फिनॉल्स की और फॉर्मल्डिहाइड की तो फिनॉल्स और फॉर्मल्डिहाइड आपस में कंबाइन होकर जो फॉर्म करेंगे उसका नाम है बेकलाइट। अगर आपने ये चारों चीजें फोकस की होंगी तो आपको यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस दिखा होगा कि इथीन, विनाइल क्लोराइड और विनाइल एसीटेट ये सेम मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। जब सेम मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं तो ये पॉलीमराइजेशन कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन की सबसे आसान एग्जाम्पल है, आसान डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, नो बाय प्रोडक्ट। जबकि अगर हम बात करें फिनॉल्स और फॉर्मल्डिहाइड की तो फिनॉल्स और फॉर्मल्डिहाइड डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बन रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पर शामिल हैं। तो इसीलिए ये पॉलीमराइजेशन कहलाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन इसके अंदर एक बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वो बाय प्रोडक्ट है वाटर। कभी वाटर फॉर्म होता है, कभी HCl फॉर्म होता है, नॉर्मली वाटर फॉर्म होता है। पॉलीमराइजेशन से आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर हमारा पॉलीमराइजेशन का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और साथ साथ में IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग को हम चैप्टर नंबर 14 के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम चैप्टर नंबर 15 में जाकर डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है जहाँ पर आप ये सारी वीडियोस लेक्चर 1 से देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको अपनी MD-CAT या E-CAT की तैयारी को और बेहतर बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में ही एक और लिंक मौजूद है जो कि आपको मकसद ऐप की तरफ ले जाएगा। वहाँ पर आपको 6000 से वहाँ पर आप E-CAT या MD-CAT का कोर्स बाय कर सकते हैं जहाँ पे आपको 6000 से 8000 तक MCQs मिल जाएंगे और वो भी सोल्यूशन वीडियोस के साथ में। तो आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।